हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइड मीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नारायण ह्रुदयालय लिमिटेड के बारे में। और आज इस वीडियो में इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आखिर नारायण ह्रुदयालय लिमिटेड में क्या चल रहा है, करंट टाइम इनका शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर का क्या आउटलुक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, इस स्टॉक पे स्टडी करने का वजह ये थी कि इसके अगर शेयर प्राइस को देखें तो रिसेंटली ये 1400 के लेवल को क्रॉस किया है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि फरवरी 2024 में इसने 1400 का लेवल टच किया था। फिर पूरा 2024 ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में था। अभी ब्रेकआउट वाली सिचुएशन दिख रही है और यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था यानी फरवरी 2024 में जो हाई लगाया था उसको क्रॉस कर चुका है। हालांकि पिछले एक सालों से देख सकते हैं शेयर ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया, लेकिन अभी इस वीक मार्केट कंडीशन में ये शेयर नया हाई लगाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, यही वजह थी कि ये शेयर मेरे फिल्टर में आया। फिर मैंने इस पे फर्दर रिसर्च की, क्या कुछ मेरी फाइंडिंग्स रही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, नारायण ह्रुदयालय लिमिटेड की अगर बात करें तो ये कंपनी BSE और NSE दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैप की बात करें 29,520 करोड़ रुपीस की है। स्टॉक भी 37 का दिख रहा है। ROC की बात करें काफी हेल्दी 26% का है। ROE भी काफी हेल्दी 31% का दिख रहा है। करंट टाइम में शेयर प्राइस की बात करें तो 1444 यानी 1400 रुपए के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। इसने रिसेंटली 1515 रुपए का हाई लगाया है। इसके लो की बात करें तो 1080 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों, अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ये मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की जो चेन चलाते हैं, जो कि पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। इसके अलावा पूरे इंडिया की बात करें तो 19 हॉस्पिटल ये चला रहे हैं। इसके अलावा 2 हार्ट सेंटर्स है। करंट टाइम में 18 क्लिनिक्स भी चला रहे हैं, जो कि इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। इसके अलावा केमन आइलैंड में भी एक हॉस्पिटल, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में एक हॉस्पिटल इनका चल रहा है। तो दोस्तों, बिजनेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि करंट टाइम में इनका बिजनेस इंडिया में और खास करके इंटरनेशनल मार्केट में कैसा चल रहा है। लेकिन उससे पहले इनका फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स देख सकते हैं कि दिसंबर 24 में 1367 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया गया है, जो कि पिछली साल ये रेवेन्यू 1204 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे वाई बेसिस में ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। अगर सितंबर 24 की बात करें 1400 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा डी ग्रोथ हुई है। तो दोस्तों, हॉस्पिटल का भी बिजनेस एक सीजनल बिजनेस होता है, जहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे अप्स एंड डाउन होगा। इसी वजह से हमें हमेशा दिसंबर क्वार्टर को पिछली साल दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए, जो कि यहाँ पे वाई बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसी के साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो 193 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट किया गया है, जो कि पिछली साल ये 188 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 219 करोड़ रुपीस का ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्ट किया है, जो पिछली साल 209 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे वाई बेसिस पे तकरीबन 5-6% की ग्रोथ दिख रही है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। 23% का था, अभी 22% का है, जो कि मेंटेन है। इसके अलावा अदर इनकम का लेवल कांस्टेंट ही बना हुआ है, 20-25 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। इंटरेस्ट का लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछली साल ये 25 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अभी 37 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इसके अलावा डिप्रेशिएशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। 63 करोड़ रुपीस का डिप्रेशिएशन था लास्ट ईयर, अभी 70 करोड़ रुपीस का डिप्रेशिएशन ये रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा डिप्रेशिएशन जो कि 70 करोड़ रुपीस का है, जो कि मैं कहता हूँ प्रॉफिट बिफोर मिनिमम 3 टाइम्स का होना चाहिए, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 3 टाइम्स का है। 70 करोड़ रुपीस के डिप्रेशिएशन पे 210 करोड़ रुपीस से थोड़ा सा ऊपर इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि अच्छी बात है। तो दोस्तों, इसके अलावा एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे एक नजर डाले तो यहाँ पे मार्च 22 में देख सकते हैं कि 3700 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, जो कि FY23 में बढ़कर के 4500 करोड़ रुपीस का हुआ। FY24 में 5000 करोड़ रुपीस का हुआ। अभी TTM बेसिस पे 5387 करोड़ रुपीस का ये रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। हालांकि यहाँ पे हर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो गई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए FY23 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। FY24 में तकरीबन 10% की ग्रोथ थी, लेकिन अभी TTM बेसिस पे उतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है। इसके अलावा प्रॉफिट काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि FY22 में 342 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। FY23 में 607 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ। FY24 में 790 करोड़ रुपीस का, लेकिन अभी TTM बेसिस पे प्रॉफिट कम ही दिख रहा है। 784 करोड़ रुपीस का इन्होंने प्रॉफिट किया है, जो कि FY24 में 790 करोड़ रुपीस का था। TTM बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉफिट के टर्म्स में FY24 के कंपैरिजन में डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इनका बॉटम लाइन काफी तेजी से ग्रो हुई है। इसके पीछे की वजह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं कि 18% से बढ़कर के 22% हुआ और अभी 23% का ये मेंटेन करके चल रहे हैं। इसके अलावा जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है उस हिसाब से डिप्रेशिएशन उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, जिसकी वजह से बॉटम लाइन काफी तेजी से ग्रो हुई है। इंटरेस्ट का लेवल की बात करें तो FY22 में 76 करोड़ रुपीस का था, जो कि बढ़कर के 84 करोड़ रुपीस का हुआ। FY24 में 112 करोड़ रुपीस का, और अभी TTM बेसिस पे 134 करोड़ रुपीस का ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अगर इनके बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल देख सकते हैं कि एकदम कांस्टेंट बना हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसका मतलब है कंपनी ने कई फाइनेंशियल
मीडिया से कोई भी इक्विटी फंडिंग रेज नहीं की है। इसके अलावा इक्विटी कैपिटल और रिजर्व देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3200 करोड़ रुपीस का, उसके कंपैरिजन में बोरिंग का लेवल 1700 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। इसका मतलब है 50% डेट टू इक्विटी रेशियो है। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा डिप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है। इसके अलावा अदर एसेट्स पे नजर डाले तो इन्वेंट्रीज का लेवल बढ़ रहा है, जो कि FY23 में 85 करोड़ रुपीस का था, अभी 120 करोड़ रुपीस का। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, हालांकि बिजनेस में भी ग्रोथ है तो कोई मेजर कंसर्न नहीं है। इसके अलावा कंपनी अच्छा खासा कैश भी होल्ड कर रही है 329 करोड़ रुपीस का, लेकिन नेट में कंपनी के पास 1700 करोड़ रुपीस का डेट भी है। तो ओवरऑल डेट की बात करें तो तकरीबन 1400 करोड़ रुपीस का नेट डेट कंपनी के पास है। तो दोस्तों अगर इनके कैश फ्लोज पे नजर डालें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि ये लगातार बिजनेस से कैश जनरेट कर रहे हैं। FY23 में भी 1000 करोड़ रुपीस का ये कैश जनरेट किया था। FY24 में भी 1000 करोड़ रुपीस का बिजनेस से कैश जनरेट हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से देख सकते हैं कि ये लगातार बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। FY23 में 1176 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। FY24 में भी 1458 करोड़ रुपीस का काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट इन्होंने अपने बिजनेस में किया है। इसी वजह से कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में दिख रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग जो कि FY24 में 523 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। तो दोस्तों इसी वजह से देख सकते हैं कि इनका डेट लेवल लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा इंटरेस्ट कास्ट भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। तो दोस्तों अगर इनके रेशियोज पे नजर डालें तो FY22 में 43 डेज का और डेब्टर डेज था, जो कि FY23 में इंप्रूव हुआ 35 डेज का रहा है, और FY24 में फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और 31 डेज का डेब्टर डेज दिख रहा है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल डेज जो कि निगेटिव में दिख रहा है, FY23 में -11 डेज का है और FY24 में -9 डेज का दिख रहा है। इसका मतलब है कि वर्किंग कैपिटल में कोई पैसा नहीं लग रहा, जो कि मेजर इन्वेस्टमेंट लग रहा है, फिक्स्ड एसेट बिल्ड करने में लग रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा ROC भी काफी अच्छा रिपोर्ट कर रहे हैं। FY23 में 32% का ROC था, जो कि अभी भी FY24 में 27% का ये मेंटेन करके चल रहे हैं। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें, प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि 63.85% की थी, जो कि एकदम कांस्टेंट बनी हुई है। इसके अलावा FIs की होल्डिंग 10% की थी, जो कि आधा % से घटी हुई है, 9.45% की है। DIs की होल्डिंग की बात करें थोड़ा सा बढ़ी हुई दिख रही है, जो कि 8.22% थी, अभी बढ़ करके 8.68% हो गई है। ओवरऑल पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो मोर और लेस सेम ही लेवल पे मेंटेन है। इसके अलावा नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 1,60,000 जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड थे, अभी 1,77,792 इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा दिख रहा है। FIs और DIs की भी होल्डिंग है। ओवरऑल पब्लिक की होल्डिंग जो कि 17% की है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी हुई है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि नारायण ह्रुदयालय लिमिटेड जो कि एक हॉस्पिटल चेन चलाते हैं पैन इंडिया में, इसके अलावा केमन आइलैंड में भी एक हॉस्पिटल है। इसका शेयर प्राइस एक नया हाई बना है, जहाँ पे ये शेयर पिछले 1 साल से कंसोलिडेट कर रहा था और अभी 1400 के लेवल को क्रॉस किया है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, लेकिन ग्रोथ काफी ज्यादा नहीं है, 10 से 12% की ग्रोथ बिजनेस में दिख रही है। लेकिन जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, कंपनी का डेट लेवल भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से हमने देखा कि इंटरेस्ट का कंपोनेंट लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ये बिजनेस से लगातार कैश जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट भी काफी तेजी से कर रहे हैं। उसी वजह से इनकी ओवरऑल डेट पोजीशन बढ़ती हुई दिख रही है। रेशियोज का भी अच्छा है। इसमें हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल डेज निगेटिव में दिख रहा है। इसका मतलब है बिजनेस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही, लेकिन जो भी इसका इन्वेस्टमेंट होता है मेनली फिक्स्ड एसेट बिल्ड करने में हो रहा है। ओवरऑल प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कांस्टेंट बनी हुई है। FIs और DIs की भी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग है। इसमें पब्लिक की भी होल्डिंग है, जो कि कांस्टेंट दिख रही है। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, करंट टाइम में क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर जो पिछले 1 साल से कंसोलिडेट कर रहा था, ये नया ब्रेकआउट दिया है, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमारा इन्वेस्टमेंट करना कैसा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले केमन आइलैंड पे जो इनका बिजनेस है, वहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो उसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि एक नया हॉस्पिटल इन्होंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे जनवरी में इमरजेंसी रूम, साथ ही साथ इनपेशेंट सर्जरी भी स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा फरवरी में ऑब्स्टेट्रिक्स और नियोनेटल केयर को भी लॉन्च किया है। मार्च में अपनी सारी सर्विसेज ये लॉन्च कर देंगे। इसके अलावा इन्होंने बताया कि दिसंबर में जो भी रेवेन्यू हुआ है आउटपेशेंट सर्विसेज जो इन्होंने दी है, उसी से इनका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है। हालांकि दोस्तों ओवरऑल इंटरनेशनल बिजनेस से कितना रेवेन्यू आ रहा है, मैनेजमेंट ने डायरेक्टली ये इस पे कोई कमेंट्री नहीं की। तो दोस्तों इसके अलावा डोमेस्टिक बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसको डिस्कस कर लें, क्योंकि अभी तक इनका जो मेजर बिजनेस है 19 हॉस्पिटल इंडिया में, 1 हॉस्पिटल केमन आइलैंड में। तो मैनेजमेंट ने भी यही बताया कि इनका जो मेन फोकस है डोमेस्टिक बिजनेस पे ही होने वाला है। तो दोस्तों इन्होंने न्यू हॉस्पिटल ओपन किया है गुरुग्राम में, धर्मशाला में। इसके अलावा SRCC हॉस्पिटल है, जहाँ पे ये चाइल्ड केयर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया Q3 में जो EBITDA मार्जिन है 3% से इंप्रूवमेंट देखने को मिला Q3 FY24 के कंपेरिजन में। और यहाँ पे SRCC के अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे EBITDA अभी नेगेटिव है, लेकिन Q4 में इसमें इंप्रूवमेंट होने का चांसेस दिख रहा है। ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें तो इन 3 हॉस्पिटल
से 130 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया हुआ है। तो दोस्तों इसके अलावा ऑक्यूपेंसी और एक्सपेंशन किस हिसाब से हो रहा है तो इसको डिस्कस कर लें। तो इन्होंने बताया कि ऑक्यूपेंसी रेट अभी 60% का दिख रहा है, जो कि वाई बेसिस पे स्टेबल है, लेकिन बिजनेस में ग्रोथ कैसे आ रही है तो उसके पीछे की वजह है यहाँ पे आरपॉप बढ़ रहा है, यानी एक जो सिंगल बेड पे जो रेवेन्यू आ रहा है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बिजनेस में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। इसके अलावा इन्होंने एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया कि यहाँ पे नए नए हॉस्पिटल जो अक्रॉस सिटीज ये ओपन कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने बताया कि अभी जो ट्रेंड देखने को मिला है कि अभी जो भी पेशेंट है वो ज्यादा ट्रेवल करना नहीं चाहते, तो अगर हमें प्रेजेंस बढ़ाना है तो हमें हर सिटी में अपने हॉस्पिटल ओपन करने पड़ेंगे। इसके अलावा इन्होंने बताया कि अगर ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन भी करते हैं तो अगर डील साइन किया तो 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि पहले 2-2.5 सालों तक यहाँ पे सिविल वर्क चलेगा, फिर 6 महीने लग जाते हैं सारे तरह के अप्रूवल लेने में। इसी तरीके से एक हॉस्पिटल को स्टार्ट करने में तकरीबन 3 साल का समय लग जाता है। तो दोस्तों हॉस्पिटल स्टार्ट करना ये काफी लॉन्ग टर्म गेम है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो 3 साल लगातार ये कैपेक्स करते हैं, फिर उसके बाद 1.5 से 2 साल लग जाता है ब्रेक इवन होने में, फिर उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट होती है। तो दोस्तों नारायण ह्रुदयालय लिमिटेड पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा एक्सक्लूसिव इनसाइडरपीडिया कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है। एवरी फ्राइडे हम एक लाइव सेशन रखते हैं जिसमें हम वेरियस टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ Q&A सेशन भी होता है। तो दोस्तों इसका फायदा उठाने के लिए हमारा कोई एक प्लान सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा, कुछ पर्सनल लेवल पर डिस्कशन करना हो तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस कैसा चल रहा है, इसकी ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों रिसेंटली इन्होंने बहामास में एक इन्वेस्टमेंट किया, जहाँ पे एक हॉस्पिटल का इन्होंने 4% इक्विटी शेयर बाय किया। यहाँ पे नया इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने किया है ये इनकी प्रायोरिटी मार्केट होने वाली है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे बहामास में टूरिज्म हब बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि यूएस में कोई भी एक्सपेंशन करने का प्लान नहीं है। तो दोस्तों इन्होंने केमन आइलैंड में जो हॉस्पिटल अपना स्टार्ट किया था उसके पीछे इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि यूएस से इनके पास पेशेंट आएंगे, लेकिन केमन आइलैंड में आसपास रीजन से पेशेंट आ रहे हैं, ओवरऑल बिजनेस अच्छा चल रहा है। इसी वजह से इन्होंने नया इन्वेस्टमेंट भी किया है। इसके अलावा एक ऑलरेडी हॉस्पिटल स्टार्ट किया है जो कि Q4 में फुल्ली तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों केमन में जो नई फैसिलिटी स्टार्ट की है, इसके अगर कास्ट और हायरिंग की बात करें तो इन्होंने बताया कि 85% जो फिक्स्ड कास्ट है वो ऑलरेडी इनकर होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन जैसे ही रैंप अप स्टार्ट होगा Q4 और Q1 FY26 में, तो ये सारी कास्ट फिर नॉर्मलाइज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी कास्ट अभी बियर करना स्टार्ट कर दी है, जिस वजह से अभी बिजनेस थोड़ा सा निगेटिव प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों केमन में जो इन्होंने नया एक्सपेंशन किया है, इसमें अगर हायरिंग की प्रोग्रेस की बात करें तो दिसंबर तक 85% जो भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी इन्होंने हायरिंग कर ली है। जनवरी में 90% तक की हायरिंग कंप्लीट कर चुके हैं। फरवरी में जितने भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी ये पूरे स्टाफ इन्होंने हायरिंग कर ली है। इसके अलावा जो भी फिक्स्ड कास्ट है 100% कवर हो चुकी है। अभी इनका जो भी इन्वेस्टमेंट होना था या फिर कास्ट थी वो ऑलरेडी इनकर होना स्टार्ट हो गई है। तो आने वाले दिनों में बस इनको बिजनेस पे फोकस करना है कि कैसे इनका ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ सके। तो दोस्तों इनकी अगर रेवेन्यू और एफिशिएंसी स्ट्रेटेजीज की बात करें तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टे को ये रिड्यूस करने पे फोकस कर रहे हैं, ताकि सेम असेट्स का यूटिलाइजेशन बढ़ाया जा सके और हायर एफिशिएंसी से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव किया जाए। इसके अलावा इनका फोकस है कि सेम बेड से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। इसके लिए इन्होंने थोड़ा सा बेड को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट भी किया है। तो दोस्तों इसके अलावा क्लिनिक और इंश्योरेंस बिजनेस में भी कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, इसको डिस्कस कर ले। तो दोस्तों इनका क्लिनिक स्टार्ट करने का मेन मकसद ये था कि क्योंकि अगर हमें कोई डिजीज डायग्नोस्ट होती है तो सबसे पहले हमें क्लिनिक में पता चलता है, उसके बाद वो डॉक्टर हमें रिफर करता है एक दूसरे बड़े हॉस्पिटल में। तो दोस्तों यही बेसिक सी चीज थी जिसको देखते हुए इन्होंने क्लिनिक स्टार्ट किया। तो दोस्तों ओवरऑल मकसद यही था कि एक क्लिनिक स्टार्ट किया जाए, फिर उसमें जो पेशेंट आएंगे अगर उनको किसी तरह का ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे हॉस्पिटल्स में रिफर होकर के आएंगे। तो इस वजह से इन्होंने अभी क्लिनिक स्टार्ट किया। हालांकि ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि जैसे ही स्टार्ट करेंगे हमारे पास पेशेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है। तो इन्होंने बताया कि 14.5 करोड़ रुपीस का बर्न रेट है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने में अभी नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल 400 से 500 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ब्रेक इवन जो इनका पीरियड है, एक्सपेक्टेशन है कि 18 महीने के अंदर ये बिजनेस ब्रेक इवन पे हो जाएगा और आने वाले 2 से 3 सालों में ये काफी तेजी से स्केल करने का प्लान बना रहे हैं। तो एक तरीके से एक पूरा जो 250 बेड का हॉस्पिटल होता है जिसमें 500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, ये जो क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं इसमें भी इतना ही इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों ये अभी क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अभी 18 महीने तक ब्रेक इवन होगा, उसके बाद इसको स्केल करेंगे। तो इन क्लिनिक से अभी इमीडिएट बेसिस पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा मेडिकल को अफोर्डेबल बनाने के लिए इन्होंने इंश्योरेंस प्लान्स भी लेकर के आए हैं। तो ये एक तरीके से ये कंपनी हॉस्पिटल की है, लेकिन यहाँ
पे ये कंपनी इंश्योरेंस का भी बिजनेस स्टार्ट कर रही है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक अदिति स्कीम लेके आए हैं जो कि इन पेशेंट के लिए है। इसके अलावा आर्य है जो कि इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों के लिए एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट लेकर के आए। तो दोस्तों इन पेशेंट और आउट पेशेंट क्या है इसको समझ ले। तो एक तरीके से सर्जरी जो होती है उसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं इन पेशेंट। और जो ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिकेशन से चलता है उसको आउट पेशेंट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मरीज को कोई भी स्टे करने की जरूरत नहीं होती। तो ये आर्य प्रोडक्ट है, तो दोनों तरह के पेशेंट को ये कैटर करेगा। इसके अलावा फैमिली प्लान्स भी लेके आए हैं जहाँ पे 4 से 5 मेंबर्स को ये कवर करेंगे। तो दोस्तों इन्होंने इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट किया। हालांकि ये काफी लॉन्ग टर्म गेम है, लेकिन ओवरऑल पर्पज ये है कि इंश्योरेंस के बिजनेस से मेडिकल को अफोर्डेबल बनाया जाए। खास करके इन्होंने क्लिनिक भी स्टार्ट किया है, तो क्लिनिक में ही अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल किया जाए और उसके बाद जब इंश्योरेंस क्लेम का टाइम आएगा तो ये अपने ही हॉस्पिटल में रिफर भी कर सकते हैं। तो हालांकि काफी अच्छा इनिशिएटिव है, मेडिकल की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और खास करके इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट इंडिया जैसे कंट्री में काफी ज्यादा है और इंडिया अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में काफी अंडर पेनिट्रेटेड है। तो दोस्तों इसके अलावा वेस्टर्न इंडिया के हॉस्पिटल डेवलपमेंट की बात करें तो मुंबई और अहमदाबाद में इनके हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा SRCC जो मुंबई में हॉस्पिटल है, अभी इसमें चाइल्ड केयर सर्विस दी जा रही है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इनको और ट्रैक्शन मिलेगा इसमें एडल्ट प्रोग्राम भी स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों इनका कैपेक्स कैसे चल रहा है इसको डिस्कस कर ले। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि इनका FY25 के लिए प्लान था कि 135 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाए, लेकिन एक्चुअली में अभी तक सिर्फ 24 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ पे काफी मेजर डेविएशन देखने को मिला। तो इन्होंने बताया कि ये काफी रिलोकेशन वाला काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी और इफिशियंसी इंप्रूव करने पे फोकस कर रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने कोई भी बेड एडिशन का काम नहीं किया, लेकिन एक बार जब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी उसके बाद ये बेड एडिशन का काम FY26 में स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि बिजनेस में उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई है, दूसरा ये है कि ठीक है बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो पॉजिटिव चीज ये है कि ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने पे फोकस कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर इनके फंडिंग स्ट्रेटेजीज की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बैंक से फंडिंग ले रहे हैं, जहाँ पे 10 से 20 सालों के लिए ये डेट लेते हैं और 80% फंडिंग जो है बैंक से लेंगे। इसके अलावा 20% इंटरनल अक्रूवल से ये फंडिंग करेंगे। तो दोस्तों इसी वजह से इनका डेट का लेवल देख सकते हैं कि बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करेगा ये कैपेक्स करेंगे, डेट का लेवल बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि नारायण ह्रुदयालय लिमिटेड जो कि शेयर प्राइस पिछले 1 सालों से कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद ये शेयर ब्रेकआउट दिया है। हालांकि बिजनेस में 10% के आसपास की ग्रोथ दिख रही है, जो कि पिछले 2-3 सालों से मेंटेन है। बिजनेस में पिछले 3 सालों से प्रॉफिटेबिलिटी काफी तेजी से इंप्रूव हुई है, जहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% हुआ करता था, अभी 22-23% का मेंटेन है। लेकिन दोस्तों इस साल इनका कोई भी मेजर कैपेक्स नहीं किया गया है। एक जो इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है केमन आइलैंड में, जहाँ पे 1 हॉस्पिटल था, अभी 200 हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए स्टाफ और हायरिंग ऑलरेडी इन्होंने कंप्लीट कर लिया और Q4 से सारी लाइन ऑफ सर्विसेज स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से रैंप अप स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं बिजनेस में ग्रोथ उतनी ज्यादा दिख नहीं रही है, लेकिन इसी वजह से ये अपने रिलोकेशन और सेम बेड पे और पब इंप्रूव करने के लिए एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बताया कि FY25 में ऐसा कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया, लेकिन FY26 में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा इनका इंश्योरेंस और क्लिनिक का बिजनेस है जो कि स्टार्ट हुआ है, जो कि लॉन्ग टर्म में इनको बेनिफिट करेगा, लेकिन आने वाले 1 से 2 सालों तक ये इन दोनों बिजनेस सेगमेंट में नुकसान होगा और ब्रेक इवन में 18 महीने का टाइम लग सकता है। तो दोस्तों अगर इसके स्टॉक पी की बात करें 37 का दिख रहा है, जो कि मेजर हॉस्पिटल चेन जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल की अगर बात करें इनका स्टॉक पी 66 का दिख रहा है। फोर्टिस की बात करें तो उसका भी 58 का है। उसके कंपेरिजन में नारायण का 37 का काफी कम दिख रहा है। तो दोस्तों स्टॉक पी काफी कम है, लेकिन उसके पीछे की वजह है कि ये बिजनेस इतना ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर पाया। इसी वजह से अपोलो का स्टॉक पी भी 66 का दिख रहा है और अपोलो इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है। तो दोस्तों बिजनेस वाइज तो ऐसा कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली, जो कि पास्ट में जो कि 8 से 10% की इसमें ग्रोथ हो रही है, वही कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बिजनेस में चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, इसके अलावा दोस्तों ये कंट्रोल मैनर में एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, इसकी वजह से पी रेटिंग पॉसिबल हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये तो वक्त ही बताएगा कि इसको फ्यूचर में कितना पी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जहां तक इन्वेस्टमेंट और रिकमेंडेशन का सवाल है, ये बिजनेस मुझे ऐसा कोई ज्यादा ग्रोथ दिख नहीं रही है। ये स्लो और स्टडी ग्रो करेगा और यहाँ पे अगर पी रेटिंग हुई तो यहाँ पे शेयर प्राइस कुछ अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में हाई पी मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, इसी वजह से मैं इस स्टॉक को पास ऑन कर रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों बताना चाहूंगा कि इस स्टॉक में न मेरी कोई इन्वेस्टमेंट है, साथ ही साथ क्लाइंट को भी रिकमेंड नहीं किया है। लेकिन दोस्तों आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।